बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट पावर्ड बाय डिजिटल दोस्त। और जो गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत ही ख़ास किस्म के गेस्ट हैं। और ये जो पॉडकास्ट है ख़ास तौर पर जेन ज़ी के लिए है, क्योंकि आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो वी हैव ऑन बोर्ड विद अस द CEO ऑफ सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज विच इज़ द 100% सब्सिडी ऑफ एयरलिंक, मिस्टर अदनान आफ्ताब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर थैंक यू सो मच, आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया और हम बहुत इम्प्रेस हुए हैं यहाँ पर आकर। जो अभी हमारी पेप टॉक भी हो रही थी उससे भी मैं बहुत कुछ सीख रहा था आपसे। इस चीज़ से मुझे एक ही अंदाज़ा हुआ कि आपसे बात करके बंदा सीखता है, आप सिखाते हैं। अब डंडे के जोर पे नहीं, बस मिसालें दे के सर। तो सर सब कुछ खैरियत सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। ये जो कीमती वक्त जिसको आप कह रहे हैं जी सर, तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और जो हमें हमारे नबी की तरफ से भी कही गई है कि जो नॉलेज आपके पास है वो लोगों तक स्प्रेड करें, दूसरों को भी बताएं। तो मेरी जो छोटी सी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है, मैं चाहता हूँ लोगों तक जाए। शायद किसी को अगर समझ में आए तो अच्छा। बिल्कुल सर। तो सर एक जो सबसे पहला मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, बहुत सोचने के बाद, क्योंकि लोग कहते हैं कि सबसे पहला सवाल आपका ऐसा हो कि इम्प्रेशन डाल जाए, और ये वो, हम वैसा कुछ करने नहीं आए, हम आपसे सीखने आए हैं और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए आपके पास हम आए हैं। सर हमारी जो जनरेशन है इसके जहन के अंदर ये है कि जी हम CEO बन जाएं तो CEO की कोई वो नहीं होते, बस आपके मज़े ही मज़े होते हैं। आपने बैठना जाके ऑफिस में, चाय मंगवा ली, खाना मंगवा लिया, आपके गेस्ट आके, कुछ दोस्त आके बैठ गए, उनके साथ बुला के मैनेजर को पूछ लिया, हाँ भाई काम हुआ नहीं हुआ, बस ये CEO का रोल है। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ अ CEO? CEO का रोल बहुत तकलीफ रोल है। जितना आपने जिस तरह से एलेबरेट करा ऐसा कुछ नहीं है। देखें, CEO हो या आप किसी भी चीज़ के सरबराह हों, आप CEO को समझने के लिए आप ये समझते हैं अगर आप फैमिली के सरबराह हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या होती है? आपकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि पूरी फैमिली को चलाना है, उनको साथ लेके चलना है, एक हारमोनी लेके चलनी है, फैमिली के खाने पीने का, उनके रहन सहन का, हर चीज़ का ख्याल करना है। तो CEO टाइटल तो बहुत खूबसूरत है और लोगों को लगता भी यही है कि जैसे आपने बताया कि यार जाएंगे तो सुबह ऑफिस पहुंचेंगे, उसके बाद कोई अखबार लेकर आएगा, कोई चाय लेकर आएगा और फिर उसके बाद 1 घंटे आप बैठेंगे, उसके बाद 2-4 लोगों को बुरा भला कहेंगे और आप, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आपके ऊपर जिम्मेदारी है पूरी कंपनी को चलाने की। आपका एक गलत फैसला कंपनी को डुबा सकता है। आपके फैसले वाइज और विजडम के साथ होने चाहिए। तो वो तो CEO के साथ अगर लीडरशिप नहीं है तो बस फिर वो CEO है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर आजकल बग़ैर एक्सपीरियंस के बिल्कुल अब्बा जी के पैसों पे भी लोग CEO बन जाते हैं। और ठीक है, अल्लाह उनको और दे, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट देम। पर मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको कोई काम करना है तो उसका एक ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस होता है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई एम सेइंग। आप इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं, आप मेडिसिन पढ़ने जाते हैं, डू यू थिंक कि आप 1 साल में वो डिग्री ले लेंगे? नहीं। क्यों? आप तो जेनजी हैं यार। बट फिर भी सर आप तो जेनजी हैं, आप तो ले सकते हैं। ये अप्रोच गलत है। एक ड्यू कोर्स ऑफ टाइम होता है, एक प्रोसेस होता है, यू हैव टू पास थ्रू दैट प्रोसेस। उसके अप्स एंड डाउन, इंजीनियरिंग के जो भी 42-46 कोर्सेज हैं वो सारे पढ़ने हैं सो दैट यू कैन हैव एन एम्पल नॉलेज ऑफ व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। वो 1 साल में नहीं कर सकते आप। तो हमें ये समझना है कि अगर हमने CEO बनना है तो कैसे बनना है। एक दुनिया में सिस्टम है। मैं एग्जाम्पल बेस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को शायद एग्जाम्पल्स और ये टर्मिनोलॉजीज पता हैं। जैसे मैंने आपको अभी नहीं, जी एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं 6 सिग्मा। 6 सिग्मा क्या है? 6 सिग्मा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टॉप बंदा होता है उसको कहते हैं 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट। अब वो जो 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट होता है वो कोई ट्रेनिंग इंजीनियर नहीं होता, वो कोई जूनियर स्टाफ नहीं होता, वो टॉप लीडरशिप होती है। क्यों होती है? कि वो जो टॉप लीडरशिप है
वो उस ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट के अंदर काम कर चुके हैं, हर डिपार्टमेंट के इफ्स एंड बट्स जानते हैं, तो वो जाके ब्लैक बेल्ट बनते हैं। अब जब आपको हर डिपार्टमेंट के बारे में पता है तो यू कैन इमेजिन कि आपके पास अगर कोई डिसीजन मेकिंग आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हाउ वाइजली यू कैन मेक अ डिसीजन। सो वंस यू हैव दैट नॉलेज, वंस यू हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ राइट डिसीजन, देन यू कैन कॉल योरसेल्फ अ सीईओ। हमारी जनरेशन की जो थिंकिंग है, जो इमेजिनेशंस हैं सीईओ के बारे में, वो बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि आपने अभी उसको एक्सप्लेन किया और बताया कि किस किस स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है सारा कुछ। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपकी बात को कहूँगा कि आपने अभी मैंने आपकी एक पॉडकास्ट देखी थी गालिबन 1-2 दिन पहले, जिसके अंदर आपने ये भी कहा था कि आपकी जब सीवी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एक्सपीरियंसेस लगे होते हैं और फिर आप देखते हैं कि 40 इयर्स प्लस जो एज होती है लोगों की, उनको जॉब नहीं मिल रही होती कहीं, फिर वो देखते हैं कि जी आपके तो एक्सपीरियंस ही डिफरेंट हैं, किसी एक जगह पे आप रहे नहीं हैं। तो सर ये आपकी बात क्या मैच नहीं कर रही आपस में? क्यों? मैंने उस पॉडकास्ट में ये कहा था कि जब तक आप मास्टर नहीं कर लेते, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे यही कह रहा था कि जब तक आप सारे ट्रेड के अंदर सीख ना लें, सारे डिपार्टमेंट में सीख ना लें, तो आप सीईओ नहीं बन सकते। तो वो भी मैं यही कह रहा था कि जब आप मास्टर अपने आप को कर लें, किसी एक जगह रुके, अब 17 जगह आपने काम कर लिया 10 साल के अंदर या 15 साल के अंदर या 17 साल के अंदर, तो आपने क्या किया? आप किसी भी एक ट्रेड के मास्टर नहीं हुए। यू हैव नॉलेज हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी है। ओके। और सियाणे ये कहते हैं, फिलोसफर्स ये कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। ओके। देखो, ये जो फिलोसफर्स होते हैं, इनकी जो सेइंग्स होती हैं, जो हज़रत अली ने बहुत सारे कौल हैं, उनसे बड़ा फिलोसोफर दुनिया में नहीं है। हमें उस फिलोसफी को समझना चाहिए, हमें उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। क्यों? जब आपके पास किसी चीज़ की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप क्या करोगे बॉस? आप कोई एग्जाम्पल अगर ले लें, लेट्स से आपको बेकिंग का शौक़ है, खाने का शौक़ है। अब आपको केक बनाना नहीं आता, खाने का शौक़ है। बिल्कुल। आपने कहा यार केक कैसे बनता है, आपने इंटरनेट सर्च किया, यार अंडे लो, दूध लो, ये लो, डाल दो, सबको एक जगह डाल दो, केक बना। लिटिल नॉलेज। बट जब आप उसको प्रॉपर कोर्स करोगे, बेकिंग का कोर्स करोगे, सीखोगे कि यार किस किस क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें डलनी चाहिए, नाउ यू हैव द इन डेप्थ नॉलेज। तो इन डेप्थ नॉलेज के साथ साथ जब आपका एक्सपीरियंस होता है हाउ टू डू इट, देन यू बिकम मास्टर। तो आप मुझे बताएं ना कि जब आप फ्रीक्वेंट स्विचर हैं तो किस चीज़ में आपने मास्टरी की? बिल्कुल, किसी चीज़ में नहीं। किसी भी नहीं करी। बिल्कुल। आपने फ्रीक्वेंट स्विचिंग क्यों करी? मैं सॉरी, आई बी वेरी ब्लंट, कोई बुरा नहीं माने, हम एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं एंड दैट इज मनी। एग्जैक्टली। और हम हज़रत अली का कॉल भूल गए। वो कहते हैं पैसा आपके पीछे ऐसे भागता है जैसे आपकी मौत। तो आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो यार? और स्विचिंग है ये, कोई माने या ना माने, अंदर मैं कहीं ना कहीं ये समझ रहा हूँ कि यार मैं आज एक जगह गया, उस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने जंप पैड इस्तेमाल करा, दूसरी जगह गया। तो हम ये क्यों नहीं भूलते कि यार ये जो ऑर्गेनाइजेशंस जितनी हैं और जितने इनके बड़े ऊपर करता धरता हैं जिन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, वो आपस में मिलते होंगे ना, कहीं बैठते होंगे। बिल्कुल। जब ये चीज़ें ज़्यादा होंगी तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे यार तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा नहीं रखना, मैं तुम्हारा नहीं रखूँगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप कंपटीशन को किल कर रहे हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। फिर हम बाद में कहते हैं जी पाकिस्तान में नौकरियाँ नहीं है। यार हमारा अपना एटीट्यूड सही नहीं है ना, फिर हम ब्लेम गेम करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अभी आपने बात की कि हजरत अली का कॉल है कि पैसा आपको इस तरह से ढूंढता है जैसे आपकी मौत आपको ढूंढती है, आपके पीछे पीछे होता है। सर हम आजकल के जो बच्चे, आजकल के जो हम जैसे हम बच्चे ही हैं, जाहिर बात है, तो पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा कमाना है, यहाँ से भी पकड़ लो काम, वहाँ से भी पकड़ लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, सब कुछ कर लो, फिर पैसा नहीं आ रहा, फिर काम नहीं हो रहा। तो सर पैसा किस तरह से आएगा? नीयत से। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी नीयत क्या है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यार हमारा दीन, व्हाट इज़ इस्लाम?
इस्लाम इज़ तकवा, बिलीव, अल्लाह पे यकीन, वो तो है ही नहीं हमारे ऊपर। हम तो माजरत के साथ अपने आप को कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये मैं वो। हम ये भूल जाते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ शिर्क। शिर्क की डेफिनेशन में बड़ी थिन लाइन है कि जब अल्लाह माफ़ करे आप अल्लाह से बराबरी के ऊपर आने की बात करें। तो ये मैं क्या चीज़ है? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये कर दिया, तो मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह पाक ने मुझसे ये करवाया, मैं कह रहा हूँ मैंने ये कर दिया। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ शिर्क। मैं बड़ी आपको बहुत वाज़ेह तौर मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, बट आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन्स और ये सारी चीज़ें। हम रिलीजन को हमने समझा ही नहीं है। हमने कुरान मजीद को जुज़दान के अंदर रख के रोज़ चूमने के लिए ऊपर रख दिया है। हमने उसको देखा ही नहीं है कि इट इज़ एक्चुअली अ स्टोरी बुक। अल्लाह तबारक व तआला ने हर किस्म के वाक़यात जो आपकी ज़िंदगी के अंदर हो सकते हैं वो कुरान में एक किस्से के तौर पे बयान किया, और फिर एक नबी को भेजा विद अ सर्टन पावर कि उस उम्मत को समझाओ कि तुम गलत हो, और अगर जो समझ गए उनके लिए आफियत है, जो नहीं समझे उनके लिए अजाब है। बिल्कुल, बेशक। ये क्यों किया गया? आने वाली नस्लों के लिए कि आप इससे लेसन लें। अनफॉर्चुनेटली हम कुरान को इस तरह से ना पढ़ रहे हैं, ना हम उसको समझ रहे हैं, और हम एक दौड़ में निकल गए हैं जहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम कुछ हैं। हम कुछ भी नहीं है यार। अगर अल्लाह तबारक व तआला का हमारे साथ ना हो तो हम कुछ नहीं है। बेशक। दूसरा आपका कि पैसे कैसे कमाएं, सब कुछ करते भी हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी नहीं कमाते क्योंकि यकीन नहीं है। और अब जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारा दीन हमें कहता है कि यार ईमानदारी से, डिवोशन से, डेडिकेशन से काम करो, वो तो है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों को आप देखिए, घड़ी देख रहे होते हैं, मुझे जानना है। यार जॉब इतनी आसान नहीं है जितनी आप लोगों को नज़र आती है। ज़िंदगी के अंदर अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। तो अगर आपको पैसे कमाने हैं तो उसके फॉर्मूले दो ही हैं। एक ये कि आप अपने मामलात जो जॉब से रिलेटेड हैं उसमें सिंसियरिटी लेकर आइए, डिवोशन लेकर आइए, डेडिकेशन लेकर आइए, और दूसरी तरफ जो मामला है वो अल्लाह तबारक व तआला का मामला है कि आप अल्लाह के साथ अपने मामलात यकीन के साथ रखें। आपने अपना काम कर लिया, अब बाकी काम आपने अल्लाह पे छोड़ा कि अल्लाह ताला आपको उसका अजर देंगे। अब अल्लाह ताला का जो अजर देने के तरीक़ेकार हैं उसमें दो तीन चीज़ें हैं। जो ईमानदार लोग होते हैं, जिनकी ज़िंदगियों के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो कामयाब होते हैं। वो साथ साथ कुछ और भी कर रहे होते हैं। वो कुछ और चीज़ क्या है? आप देखिए जितने बड़े बड़े नाम हैं, मतलब एलॉन मस्क को ले लीजिए, बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं, या बिल गेट्स को ले लीजिए, आपको पता है ये चैरिटी कितनी करते हैं? चैरिटी, ये चैरिटी क्या चीज़ है? ये चैरिटी को मैं आपको समझाने के लिए अल्लाह ताला के कुछ चीज़ें बयान फरमाता हूँ। जब ये कायनात वजूद में आ रही थी, अल्लाह तबारक व तआला ने 3 फैसले इम्पॉर्टेंट, जैसे आप कहें, फैसले तो बहुत सारे होंगे, 3 ऐसी चीज़ें थीं जिस पे अमल दरामद हुए थे या फैसले हुए थे। एक था शैतान को अनलिमिटेड अनइंटरप्टेड पावर। कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया था कि मुझे अपने बंदों पे बड़ा भरोसा है और मेरी उम्मत तुम्हारे बहकामे में नहीं आएगी, तो ठीक है। और ये कुरान में ये चीज़ें डिफाइंड है जो मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। जी। तो आज तक आप देखें कि शैतान की जो पावर है वो अनइंटरप्टेड और अनलिमिटेड है। कितनी जगहों पे कितने लोग शैतानों के मुख्तलिफ रूप में आपको नज़र आएंगे। बिल्कुल। दूसरा, अल्लाह ताला ने जो एक वादा किया था वो ये था कि कुरान मजीद की हिफाजत अल्लाह ने अपनी ज़िम्मेदारी पर रखी हुई। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आज तक कुरान मजीद के अंदर कोई चेंज नहीं है। तफसीर
मेरी आरा है, मेरी राय है, वो अलग है। कुरान अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, वेयर अल्लाह तबारक व तआला की जो बाकी किताबें होती हैं उनके अंदर बड़ी चेंजिंग है, बिल्कुल। तो जिसका अल्लाह ने वादा किया वो है। तीसरा जो अल्लाह पाक ने वादा किया था, जो हमारी बहस का टॉपिक है, वो ये था कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इस दुनिया में, लिविंग थिंग्स जिसके अंदर मेरे चरिंद, परिंद, अंडर वाटर एनिमल्स, हशरात, सब इंसान, उसके रिस्क की जिम्मेदारी तो मेरे रब ने ली है यार। अब जिस चीज की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ली हुई है, आप उसमें क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप जब चैरिटी करते हो ना, तो आप क्या करते हो? आप एक्चुअली अल्लाह ताला के साथ उस चैरिटी में एज अ पार्टनर हो जाते हो कि अल्लाह पाक जो जिस चीज़ की जिम्मेदारी आपने ली है ना, तो मैं अपना छोटा सा हिस्सा डालता हूँ आपकी मखलूक को फ़ायदा पहुँचाने के लिए या रिस्क देने के लिए। किसी बंदे की औकात नहीं होगी किसी को रिस्क दे, बेशक, पर अल्लाह ताला ही अपने ही उन लोगों के दिलों में ये बातें डालते हैं जो कर सकते हैं। दिलों का राज तो अल्लाह से अलावा और कोई नहीं जानता। तो आप देखिए कि कितने लोग दुनिया में हैं जो चैरिटी बेतहाशा करते हैं। जब आप चैरिटी करते हैं तो आप अल्लाह के उस कार्य खैर का हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल। जब आप अल्लाह के उस कार्य खैर का हिस्सा देते हैं तो आप अल्लाह की तरफ 1 रुपया दोगे, अल्लाह आपको 1000 रुपये देगा। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैं कोई लैंडलॉर्ड का बेटा नहीं हूँ। मेरे वालिद साहब एक ईमानदार ऑफिसर थे और देयर वाज बैड टाइम इन आवर लाइफ, क्योंकि उनकी जल्दी डेथ हो गई थी, वो एक अलग चैप्टर है। पर मेरे रब ने आज जो मुझे दिया हुआ है, मेरी औकात ही नहीं है। मैं अगर शायद आज से 30 साल पहले बैठ के सोचता कि मेरे पास ये चीज़ें हों, तो नहीं थी। मगर मेरी ज़िंदगी के अंदर के एक वाक़या हुआ है जो मैंने अपने किसी और पॉडकास्ट में भी बताया हुआ, वो शायद मैं पूरी डिटेल नहीं बता सकता। मुझे ये फॉर्मूला किसी ने बताया था हज के बाद कि आप अल्लाह ताला के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए, आपकी मर्जी, एनी परसेंटेज यू लाइक, जो आप समझते हैं, जो कमाई आपकी है, जो प्रॉफिट आपका है, उसमें आप अल्लाह ताला को पार्टनरशिप कर लें, फिर आप देखें कि आप कैसे डबल होते हैं। और ये हुआ है। एंड आई कैन, अगर लोग मुझसे अलग से बात करना चाहें, मैं उनको पूरा किस्सा डिटेल में बताने को तैयार हूँ, और मैं उनको ईयर के हिसाब से बताने को तैयार हूँ, अपने टैक्स रिटर्न दिखाने को तैयार हूँ कि उससे पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ, कहाँ से हुआ, अल्लाह ताला करने वाले हैं यार। बेशक। मेरी औकात नहीं है बॉस, जो अल्लाह पाक ने मुझे दिया, मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मगर ये वो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है जो मेहनत के साथ आपको करनी पड़ती है, एंड इट्स अ पैकेज। अब हम क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम हलाल पैसे को हराम करते हैं। जब हम हराम करते हैं तो हम अपना अगला रिस्क कम करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होता है, मुझे कैसे पता मैं हराम कर रहा हूं? तो इसके लिए तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूँ। एक भी हज़रत अली का ही है, और मैंने पहले भी सुनाया हुआ है कि हज़रत अली एक जगह से गुजरे थे, नमाज का टाइम हुआ, वो नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर गए, तो जो उनकी घोड़ी थी वो उन्होंने बाहर, बांधने की जगह नहीं थी, तो एक आदमी खड़ा था, उसको बोला है कि भाई मेरी घोड़ी का ख्याल रख लेना और आप नमाज़ पढ़ने चलेंगे। आप अंदर नमाज़ पढ़ रहे थे, अल्लाह ताला ने आपके दिल में कहा कि जो आदमी तुम्हारे घोड़े का ख्याल रख रहा है उसको 7 दीनार इजरत के तौर पर दे देना। वो आदमी जिसके पास बाहर घोड़ी थी, उसको शैतान ने बरगलाया और उसको कहा कि यार तू ये पागल है, इसकी चीज़ें ले जाके मार्केट में बेच दो। उसने ले जाके वो 7 दीनार की मार्केट में बेची, 7 दीनार, स्पेसिफिक अमाउंट बता रहा हूँ मैं आपको। हज़रत अली बाहर आए, नहीं मिली। अल्लाह का करना ये कि आगे गए तो वो उसी दुकान पे पहुँचे, उसने बताया कि हज़रत मुझे नहीं पता ये चोरी की, मैंने तो 7 दीनार गिरी थी। आपने 7 दीनार दिए और आपने बताया कि अल्लाह पाक ने 7 दीनार उसका रिस्क लिखा था। उस बंदे ने शैतान के बहकावे में आके 7 दीनार तो ले लिए, पर अपने हलाल रिस्क को हराम कर दिया। अब जब उसने हराम कर दिया तो उसका जो अगला रिस्क है वो कट गया। अल्लाहु अकबर। अगर वो उसको हलाल कर लेता तो अगला रिस्क डबल हो जाता। क्योंकि लोग अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं कि जी आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा है, तो फिर मेरे रिस्क तो अल्लाह ताला ने इतने लिखा। मैं कहता हूँ नहीं, अल्लाह ताला ने एक रिस्क डिफाइन किया और उस रिस्क के अंदर आप बरकत अपनी अमाल से डालेंगे और उसको कम भी अपने अमाल से करेंगे। एक अदल का निज़ाम है जो अल्लाह की तरफ से है।
बेशक। तो ये चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। इसी तरह मैं आपको अभी जो थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कुरान के अंदर वाक़यात हैं और ये सब हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको बताया है। जी। एक कैरेक्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग जो मैं लोगों को बताता हूँ, वो है फ़िरौन। कितने फ़िरौन नज़र आते हैं आपको अपने इर्द गिर्द? बहुत सारे। हम नहीं सीख रहे, हम नहीं सीख रहे, हम नहीं सीख रहे। अल्लाह ताला बड़े रहीम व करीम है, वो उतना बड़ा अजाब शायद नहीं देंगे, पर हमने अल्लाह ताला की तालीमात से कुछ नहीं सीखा। आज अगर मैं CEO बन जाता हूँ तो मैं अपने अंदर एक फ़िरौन बन जाता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, वो जो एक कल्चर है, मैं गुस्सा करना, लोगों को नाराज़ करना, डांटना, प्रूफ करना कि मैं CEO हूँ बिल्कुल। बाय पावर। बिल्कुल। मैं ये नहीं प्रूफ कर रहा कि भाई मेरी नॉलेज है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उसके सोल्यूशन देता हूँ। अच्छा CEO कौन होगा? जो लोगों को बुला के उनकी प्रॉब्लम को हल करेगा, उनको सोल्यूशन देगा। बुरा CEO कौन होगा? जो बुला के माँ बहने करेगा और उनको बुरा भला कहेगा। वो क्यों करेगा? पहली बात तो ये, क्यों लोग ऐसा डिफेंसिव एटीट्यूड रखते हैं? क्योंकि गोरे ने बताया था हमें कि डिफेंस इज द बेस्ट अटैक। ओके। अब मेरे पास भी तो नॉलेज नहीं है, आप मेरे पास आते हैं, सर मेरी ये प्रॉब्लम है, तो बजाय इसके कि मैं आपको सोल्यूशन दूं, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं आपकी बजाना शुरू कर दूं। यूनिवर्सिटी में भी ये होता था हमारे साथ। आपने टीचर से पूछो, उसको अगर उसकी नॉलेज नहीं है तो उसने आपसे शजरा नसब मांग लिया, कहाँ से पढ़ कर आए हो, इंटर में कितने नंबर थे, तुम्हारे अब्बा के। भाई मेरे अब्बा से क्या लेना देना आपका? मैंने आपसे सवाल करा, आप सवाल कर, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। और उसकी ईगो इतनी हर्ट होती है बंदों की कि वो ये नहीं कह सकता कि यार मुझे नहीं आता। इसमें क्या शर्म है कि आप अगर किसी को प्यार से कहें यार मुझे नहीं आता, मैं फाइंड आउट करके मैं आपको जवाब देता हूं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जो ईगो वर्ड है, अगर आप उसकी स्पेलिंग देखें तो EGO, जी, मैं कहता हूं उसमें से सिर्फ ई निकाल दो, सारी जिंदगी आपकी जो है ना वो बेहतरीन हो जाएगी। हम अपने अंदर से ईगो हटा दें। मुझे शर्म नहीं होनी चाहिए आपसे ये पूछते हुए कि यार तुम्हारे पास अगर ये नॉलेज है, मेरे पास नहीं है, मुझे बताओ। इट विल बी ऑलवेज वेरी हेल्पफुल टू यू। तो जब जाके आप सही CEO बनेंगे भाई, वरना नहीं बनेंगे। सर इसके अंदर तो अपब्रिंगिंग का भी बहुत एक अहम किरदार है, होता आपके पेरेंट्स की तरफ से भी होता है, और जिधर जाहिर बात है जो तालीमी हैं वो आपका घर ही होते हैं, तो वहाँ पर भी सिखाना, ये चीज़ सिखानी चाहिए। आजकल तो हम देखते हैं कि स्कूल्स और ये जो जितने भी तालीमी इदारे हैं, ये एक तरह का बिजनेस बन चुका है। ये अब स्टूडेंट्स को सिखाते कम है, बस उनसे पैसे खींचो और हाँ जी ये डिग्री आपकी, ये आपका रिजल्ट है, आप जाएं। सिखाना कम हो चुका है। इतना क्यों डिफरेंस आ गया कि सिखाया नहीं जा रहा, चीजें सिखाई नहीं जा रही, और चीजों के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना उनको इंडल्ज किया जा रहा है स्टूडेंट्स को। कॉन्सर्ट्स हो गए और इस तरह की चीजें होगी, होनी चाहिए, ये नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिखाना एक बहुत, टीचर का किरदार जो होता है ना सर, एक पैगंबरी पेशा है। टीचर को अपने स्टूडेंट को सिखाना है, ये जिम्मेदारी है उसकी। और अगर स्टूडेंट नहीं सीखता तो फिर मेरे ख्याल से स्टूडेंट नहीं फेल, टीचर फेल है। इसके ऊपर क्या टेक है आपकी? यार एक बड़ी सख्त बात कर दूं, अगर माइंड ना कर सर, जिस मुल्क के अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड का बजट ज़्यादा और बजट एजुकेशन का कम हो उससे, तो वहाँ क्या सिखाओगे यार? अगेन टॉप लीडरशिप। आप चाहते क्या हैं, क्या करवाना चाहते हैं? आप बजट रखोगे, आप उस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट लाओगे, वो टीचर को इज्जत तो दो यार। देखो उस्ताद का दर्जा तो उसको दो, तो वो बेचारा सिखाएगा ना। अब सिस्टम आपने ऐसा बना लिया है कि हमारे ज़माने में यार, मेरे मेंटोर आपको पता है कौन है? नहीं सर। मेरे उस्ताद डॉक्टर नाज़िमुद्दीन कुरैशी, जिन्होंने मुझे NID में पूरा गाइड किया है। हमारे ज़माने में मेंटोर होते ही वही लोग थे, क्योंकि वो उस्ताद थे, वो अच्छा पढ़ाते थे, पढ़ाने के अलावा वो आपकी अपब्रिंगिंग करते थे, पर वो सबकी नहीं करते थे। देखो ये कुछ इनिशिएटिव आपको लेना पड़ते हैं। मैंने ये इनिशिएटिव लिया था, मैंने उनके साथ उनको हेल्प आउट किया, असिस्टेंटशिप्स की, उनके काम किए, तो आप उनके साथ जाते हो तो फिर वो कल्चर नहीं है ना यार, वो सिस्टम नहीं है।
कहते रहो ना, कितनी बदनसीबी है कि यार खैरात का बजट ज़्यादा है और पढ़ने का बजट कम है। कम है। और आप कहते हो जी मैं यहाँ पे रॉकेट बनाऊंगा। कहाँ से बनाओगे यार आप रॉकेट? आप क्या, आज मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी किसी भी उस्ताद को ब्लेम नहीं करूंगा ऐसे, क्योंकि उसका बेचारे का क्या कसूर है, उसको वो रिसोर्स दिए आपने। हमारे यहाँ कितने स्कूल्स कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं उनका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई स्पेशलाइज चीज़ है? जब मैं कोई कोर्स नहीं कर रहा, मैं कोई जो रीसेंट रिसर्चेस हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, तो मैं तो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा। तो मैं, आप अगर मेरे स्टूडेंट हैं, मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? तो मैं तो ये कहूँगा यार, घर से जो तरबियत होती है वो होती है माशरे की तरबियत। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जो तरबियत होती है वो होती है प्रोफेशनल तरबियत। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपके मेरे घर के अंदर ये नहीं सिखाया जाता कि जॉब कैसे करनी है, डिसीजंस कैसे लेने हैं, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। हमारे घरों में ये सिखाया जाता है कि तहज़ीब क्या है, तमीज़ क्या है, बड़ों से अदब से बात करनी है, छोटों से अदब से बात करनी है, सबको प्यार मोहब्बत से लेके चलना है। ये सिखाया जाता है ना हमारे घरों में जी। और जिनके घरों में तरबियत अब अच्छी होती थी या होती है, आप जो भी कर लें, वो बच्चे आपके सामने हैं। जहाँ पर बच्चे निगलेक्टेड हैं बिकॉज अब माशरा ऐसा है कि जी मुझे भी नौकरी करनी है, बीवी को भी नौकरी करनी है, तो उस बेचारा बच्चा क्या करे, उसको तो बताया ही नहीं कुछ जा रहा। तो वो किधर जा रहा है? स्कूल। स्कूल में उसको क्या बताया जा रहा है कि आपने प्रोफेशनली क्या करना है। अब उसकी जो बेसिक चीज़ है वो नहीं पूरी हो रही, उसकी तहजीब तमीज़ वो नहीं है। पुराने दौरों में आपको पता है लोग अपने बच्चों को, मैं आपको बात कर रहा हूँ मुगलिया दौर की, तवाइफों के पास भेजते थे लखनऊ में, किस लिए कि इनकी उर्दू बेहतरीन हो, उनका तलफ़ुज़ बेहतरीन हो, इनको अदब अदाब आए। आज आप किसी से ये बात करें यार, कहेंगे कि पागल आदमी है, कैसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि वो चाहते थे कि माशरे के अंदर तहजीब रहे, तमीज़ रहे। तो एक अदब था ना, अब वो ख़त्म हो चुका है। और वो क्यों, मैं फिर वही कह रहा हूँ, बेचारे असातिज़ा क्या करें, उनको आप पैसे ही नहीं दे रहे हो, उनको आप वो रिसोर्स ही नहीं दे रहे हो, उनकी कोई अपब्रिंगिंग नहीं हो रही, वो क्या सिखाएंगे बच्चों को? बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है। तो सर हमारी जनरेशन, मैं भी जनरेशन के ऊपर इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि नहीं, आप बिल्कुल हमें बड़ी सीखने की बहुत ज़रूरत है। आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग बहुत जल्दी में। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मैं खुद भी, मेरा सवाल आपसे है मैं खुद आप लोग क्यों जल्दी में? मैं खुद भी इसी चीज का शिकार हूँ। काफी आपकी ऐसी बातें हैं जिन्होंने मुझे सोच में मुब्तला कर दिया कि हम किधर जा रहे हैं। बहुत जल्दियां हैं सारी चीजें करने की, जल्दी जल्दी मैं पैसा कमा लूं, अब्बा को गाड़ी ले दूं और अम्मा को जेवर बना दूं, तो अच्छी बात है, ये मेरी सोच भी तो अच्छी बल्ले है। बल्ले हो जाए। देखो ये सोच अच्छी है कि आप वालिदैन के लिए सोच रहे हो कि आप कुछ करो, पर वो सोचने से कुछ नहीं होता ना, उसके अमल पे तो जाओ। जल्दी जल्दी में डकैती मार के तो नहीं खिलाओगे ना। मैं सॉरी आई यूज दिस वर्ड, बट प्रोफेशनल डकैती भी होती है। आप अपनी नौकरी के अंदर रहते हुए आप किसी का हक मारते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डकैती मेरे लिए तो यार। सर शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं पैसे कमाने के हमारी जनरेशन ने आजकल। आप चूंकि आप तो एक बिजनेसमैन, एक सीईओ हैं। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ। सर प्रोफेशनल है आप एक सीईओ हैं, तो सर ये टिकटॉक के ऊपर आकर हमारी जो जनरेशन है उसने पैसे बनाने की तरकीब निकाली हुई है, टिकटॉक चला के और यूट्यूब पे व्लॉग बना के और टिकटॉक लाइव पे आके। कभी आपका इत्तेफाक हुआ देखने का? सॉरी यार मेरे पास अकाउंट नहीं है, बट यस मैं सोशल मीडिया से ज़रा दूर रहता हूँ। उसकी वजह ये नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है और मैं ना यूट्यूब के अगेंस्ट हूँ। यस यूट्यूब तो मैं देखता हूँ, मतलब टिकटॉक वगैरह मेरे पास नहीं है। इवन मैं फेसबुक पे भी नहीं हूँ, मैं लिंक्डइन पे हूँ, उसके अलावा मैं कहीं नहीं हूँ। देखो यार वो टूल है, उससे पैसे कमाना कोई बुराई नहीं है। कंटेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सर आई एम टॉकिंग अबाउट देयर कंटेंट। आप क्या दिखाना चाह रहे हो? अगेन वी आर कमिंग बैक टू द माशरा, वी आर कमिंग बैक टू द सोसाइटी।
देखो यार, हम चल रहे हैं एक भेड़ चाल के पीछे, ठीक है। एक बच्चे ने एक वीडियो बनाई, ठीक है, और वो वीडियो पसंद आ गया। अब हम क्रिएटिविटी पे नहीं जा रहे, हम उसकी कॉपी कर रहे हैं। ऐसा ही है। हम उसकी जेरॉक्स कॉपियाँ बना रहे हैं, हमने 100 किस्म की, हमें सेम कंटेंट है यार। सोचे ना, अपने ब्रेन को क्यों नहीं यूज़ करते? कोई बुरी चीज़ तो नहीं है यूट्यूब मेरे हिसाब से, सॉरी ये टिकटॉक, अगर आप उसको उससे आपके वो मनी जनरेशन कर रहे हैं, बट कंटेंट क्या है? अगेन हलाल हराम है कि नहीं? if you are, I mean, showcasing your self, that's not good. बट अगर आप वहाँ पे कोई अच्छा कंटेंट दे रहे हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होगा, सुनने वाले बहुत लोग हैं, तो ये चीज़ है उसकी, मैं उसमें क्या बोल रहा हूँ। खैर सर, अभी आपने बात की कि सोच के ऊपर बात की आपने, तो एआई की तरफ थोड़ा चलते हैं, थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं माशरे से निकल के। खैर फिर हम आएंगे वहीं पर ही, माशरे पर ही आ जाएंगे फिर। तो सर, एआई ने आकर तबाही मचाई हुई है। कुछ छोटी सी बात हो, चलो जी चैट जीपीटी कर लो, या आपके व्हाट्सएप के अंदर भी मेटा एआई है, उसको दबा लें, चला लें, तो अपनी थिंकिंग सारी ख़त्म कर दिया। एआई हमारे लिए डेंजरस नहीं है क्या? यस, लॉन्ग टर्म में डेंजरस है। क्यों? एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न फॉर इट। देखिए मैं आपको बताऊं, जो इंसान का दिमाग है ना, जब आप पैदा होते हैं तो आपका जिस तरह बॉडी ग्रो करती है ना, उसके मल्टीपल टाइम्स आपका ब्रेन ग्रो करता है। योर ब्रेन इज़ लाइक अ कंप्यूटर, और कंप्यूटर का जो स्पेसिफिक पार्ट है विच इज़ कॉल्ड एन हार्ड ड्राइव, और एक है प्रोसेसर, तो ये दोनों चीज़ें आपके ब्रेन के अंदर लगी हुई हैं। जितना डाटा आप अपने ब्रेन को शुरू में देंगे, उतना वो ब्रेन आपका डेवलप होगा, यू बिकम इंटेलिजेंट पर्सन। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमारे यहाँ जो दीनी तबका है, जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो 7 से 9 साल के अंदर हिफ्ज़ कर लें। अब कुरान मजीद को जब आप वैसे देखें, 30 पारे जब आप देखें, तो आप कहेंगे यार ये 7 साल का बच्चा कैसे हिफ्ज़ कर सकता है? पर आप, अल्लाह ताला ने जो ब्रेन बनाया ना, उस ब्रेन के अंदर जितना भी टेराबाइट ऑफ डाटा आप इन करते जाएं, वंस स्टोरेज फिल, द न्यू सेगमेंट ओपन, अनदर टेराबाइट ओपन। तो जितना आप डाटा उसको देते जाएंगे, उतना वो तेज़ी से प्रोसेसर भी उसका काम करेगा, वो प्रोसेस करेगा। ठीक है। अब आपने बचपन में अपने दिमाग को यूज़ ही नहीं किया। जब आपने उसको यूज़ नहीं किया तो आपकी प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इज़ वेरी स्लो, तो फिर आप डम हो गए जवानी के अंदर जाके। और वो बच्चे जो हाफिज़ुल कुरान होते हैं 7 से 9 साल की उम्र में, आप उनकी आगे जाके प्रोसेसिंग स्पीड देखें, वो कितने इंटेलिजेंट होते हैं वो देखें। हमारी एक ह्यूमन साइकी भी है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इट हैज़ बीन प्रूव कि जो बच्चा होता है ना, वो 12 से 15 साल की उम्र में इतना डेवलप उसका ब्रेन हो जाता है कि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर जाता है कि आप फ्यूचर में किस तरह से सोचेंगे, वो डेवलप हो गई आपकी इंस्टिंक्ट। तो ये जो शुरू की जो आपकी तरबियत है, शुरू की सारी चीज़ें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बैक टू एआई। अब एआई एक टूल है। आप मुझे ये बताएं, आप एआई से एक एडवाइस मांगते हैं, आप उसको आमना सदकना क्यों मान लेते हैं? क्योंकि सर अल्लाह की बात को नहीं मानते हम, हमें अल्लाह ताला ने कुरान दिया हुआ है, हम उसकी बात को नहीं मान रहे। चैट जीपीटी ने कह दिया यार ये तो फाइनल है, राइट जी। अच्छा, जब आपने मान लिया, अब आपका यकीन किधर जा रहा है? चैट जीपीटी के ऊपर जा रहे हैं। आपने कहा ये रहे, कभी आपने ये सोचा है द मोर यू यूज दीज टूल्स द लेसर यू यूज योर ब्रेन? तो आप अपने दिमाग को नाकारा कर रहे हो भाई। अल्लाह ताला ने ये जो ब्रेन बनाया ना, ये ब्रेन अनकम्प्रोमाइज्ड है, अनकंडीशनल है। इनके अंदर जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ है, आपने गाड़ी बना ली, आपने जहाज़ बना लिया, आपने एटम बम बना लिया, उस वक्त एआई नहीं थे। बिल्कुल। ये सारी इनोवेशंस कहाँ से आई थी? यहाँ से। अब जब आप इस ब्रेन को बंद कर दोगे
and you start using a tool, मैं इस टूल के स्पेसिफिक कह रहा हूँ टूल, या तो आपकी अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी फारिग हो जाएगी। एंड अ टाइम विल कम कि आप वक्त से पहले प्रोसेसर आपका वीक हो जाएगा, फिर आप कहेंगे यार अभी तो मैं 45 साल का हूँ, मैं तो चीज़ें भूलना शुरू हो गया, क्योंकि आपने अपना प्रोसेसर खुद वीक कर दिया है। जिस तरह से आपकी बॉडी है, अगर आप उसको फिट रखना चाहते हैं तो यू नीड टू डू सम वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग, ताकि वो फिट रहे। वही बंदा 5 साल सिर्फ पलंग पे बैठा रहे, ही इज नो मोर। इस तरह से समझ लीजिए। तो जब आप ब्रेन को यूज़ करना बंद कर देंगे और एआई पे रिलाई करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी मज़ेदार एग्जांपल। आई हैड अ वेरी गुड डिस्कशन ऑन दिस इन यूएसए। आई वाज विद सम डॉक्टर्स, और वहाँ हम लोग बैठे हुए बात एआई के ऊपर ही कर रहे थे। तो एक डॉक्टर ने बड़ी मज़ेदार बात करी। उसने कहा, अदनान साहब ये एक बात बताएं, रोबोटिक सर्जरीज आ गई, एआई टूल्स आ गए, ठीक है, अल्टीमेटली आज से 10 साल के बाद डॉक्टर नहीं होगा, वो रोबोट सर्जरी कर रहा है। कैन एनीबडी गिव गारंटी कि वो रोबोट फेल नहीं हो सकता, वो डीबग नहीं हो सकता, वो हैक नहीं हो सकता? तो कैन यू इमेजिन कि आप एक बाईपास सर्जरी खोल रहे हैं जिसमें हार्ट रोबोट ने खोला है, आपने नहीं खोला, बिकॉज आप तो अब है ही नहीं ना। बिल्कुल। तो वो जो बाईपास सर्जरी हो रही है वहां रोबोट बैठ गया, वो बंदे का क्या हाल होगा, क्योंकि आप दिल को बंद करने वाला तो डॉक्टर है नहीं आपके पास। बिल्कुल। तो इससे बड़ी एग्जांपल क्या दूं, जब आपको आज डॉक्टर जो है वो जब ओपन हार्ट सर्जरी करता है तो वो खुद खोलता है, उसकी एक स्किल है। डॉक्टर अदीब रिजवी लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर टॉप नाम है, क्यों है? वो बंदे का एक्सपीरियंस, उसकी स्किल। SIUT जो कराची के अंदर है जी, वो कभी इंग्लैंड होते हैं, कभी कहीं होते हैं, उनको लोग बुलाते हैं, ही इज़ अ वेरी गुड सर्जन। वाई? बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड हिज स्किल। अब AI जब आ जाएगा तो ना मेरा एक्सपीरियंस बनेगा, जब मेरा एक्सपीरियंस नहीं होगा मेरी स्किल डेवलप नहीं होगी, तो मैं क्या। अब देखें ना, मैं आपको एग्जांपल और दे देता हूँ। प्रॉबेबली आप तो बच्चे हैं, मैं अगर अपनी बात करूँ तो 30 साल पहले जो हमारे डॉक्टर होते थे ना, वो नफ्स देखते थे जी, और वो कहते थे अच्छा यार तुम्हारी ये प्रॉब्लम है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आई हैव फेस्ड दिस, आई हैव सीन दीज काइंड ऑफ डॉक्टर जो आपकी नब्ज देख के बता दें कि यू हैव अपेंडिक्स, यू हैव दिस एंड दैट। अब डॉक्टर क्या कहते हैं, आप जाते हैं, वो कहता है बेटा ये टेस्ट करो, 50 टेस्ट करा लो। बिल्कुल। 50 टेस्ट में वो कहता है यार ये रीडिंग कम है। ज़्यादातर डायग्नोस्टिक में, आई एम नॉट चैलेंजिंग एनीवन, स्टिल देयर आर डॉक्टर्स जो टेस्ट के बाद कहते नहीं यार ये चीज़ ये नहीं है, बल्कि ये है, बिकॉज उनका एक एक्सपीरियंस है, उनकी एक स्किल है। तो मैं फिर लोगों को डराने के लिए यही कहूँगा, सोचो बेटा जिस दिन ओपन हार्ट सर्जरी और तुम्हारा रोबोट फेल हो गया तो फिर दिल तो नहीं बंद होता तुम्हारा, वैसे ही खोले जाओगे ऊपर। तो ये AI का अंजाम है। और मैं आपको थोड़ा सा अगेन एक चीज़ बड़ी आई ओपनर के तौर पे बताऊंगा जो कि दीन से रिलेटेड है। आज के दौर में बैठ के कैन यू इमेजिन कि एक वक्त आएगा, नो AI, नो टेक्नोलॉजी, एंड देयर विल बी अ वॉर विच इज फॉट विथ तलवार, swords, and that war is being led by Hazrat Isa alayhi salam, इमाम मेहदी। तो वो तो कुरान में लिखा हुआ है ना, मैं तो, मेरे नबी ने तो मुझे बताई है वो सारी तालीमात। तो आज बैठ के आप इमेजिन कर सकते हो कि ये हो सकता भी है? सर मतलब इट्स क्वाइट अमेजिंग कि ये होगा किस तरह से। वो तो जिस तरह से भी मैं होगा, आपको लेकिन आज बता देता हूँ कैसे होगा, मैं आपको बता भी देता हूँ। एंड इट स्टार्टेड ऑलरेडी। यस। क्या होगा? आप शुरू करेंगे न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट से, ईरान के न्यूक्लियर असासे ख़त्म करो, पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे ख़त्म करो, जो हम जैसे मुल्क मुसलमान मुल्कों के पास जो हम कहेंगे ख़त्म करो तो हम कहेंगे मार देंगे। एक थर्ड वर्ल्ड वॉर जिसे आप कहें वो शुरू हो जानी है, जिसके अंदर जब आप न्यूक्लियर मारेंगे एक दूसरे के ऊपर तो बचेगा क्या भाई? कुछ भी नहीं बचेगा। आपके पास तो वो फैक्ट्रियां खत्म हो जाएंगी जो असला बनाती हैं, ऐसा ही है। आपके पास वो साइंटिस्ट मर जाएंगे, वो लोग मर जाएंगे जो उसको बिल्ड कर रहे थे। कुछ बचेगा ही नहीं, हैबिटेट ही नहीं बचेगा। अल्टीमेटली जो छोटा मोटा बचेगा वो स्टोन एज बचेगा। बिल्कुल, स्टोन ये बिल्डिंगें गिर जाएंगी। तो स्टोन एज की जो जंग होनी है,
जो यहूद के साथ मुसलमानों की जंग होनी है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुसलमान पे जब ये वक्त आ रहा होगा तो हम वीक हो जाएंगे, बिकॉज पावर नहीं होगी। फिर इमाम मेहदी का नुज़ूल होगा, उसके बाद दज्जाल साहब एंटी क्राइस्ट जो कि मसीहा होंगे जी, किसके? यहूदियों के। यहूदियों के, बिल्कुल। एंड दे ट्राई टू कम ओवर टू मक्का एंड मदीना, और वहाँ फिर हज़रत ईसा आएंगे, खाने काबा के अंदर उनका नुज़ूल होगा, और वो इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। एंड देन दिस द क्रिश्चियन ब्लॉक कम्स टू द मुस्लिम ब्लॉक, एंड देन फिर एक पावर जनरेट होगी। फिर जो आपका ये इलाका है ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का खुरासान का जो इलाका है, जी बिल्कुल, वहाँ से फ़ौजें मुरतब होंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको लीड करेंगे, इमाम मेहदी लीड करेंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तलवार पर दज्जाल का खून होगा। दिस इज़ ऑल डिफाइंड, मैं नहीं कह रहा, हम पढ़ते नहीं हैं, हम समझते नहीं। ऐसा ही है। तो आज के दौर में बैठ के अगर ये कहते कि एआई तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेरे साथ तो नहीं है, ये इस तरह भी मैनेज हो सकता है। एआई की हम अभी बात कर रहे थे और बात कहाँ से कहाँ निकल गई। खैर, ये जो आपकी कंपनी है, ये जहाँ पर हम मौजूद हैं इस वक्त, क्या यहाँ पर भी आप एआई के थ्रू काम करते हैं? अच्छा, आप देखें ना, मैंने आपको कहा कि एआई एक टूल है, इस टूल को यूज़ कैसे करना है। सर सॉरी, मैं एक चीज़ और छोटी सी ऐड करना चाहूँगा। हम स्टूडेंट जब हैं बने हैं तो एआई वगैरह आ गया, हमने बड़ा इससे असाइनमेंटें बनाई, वो सारा कुछ। आपके दौर में भी कोई टूल आया था? इसको भी ऐड कीजिएगा बीच में। अच्छा, वो देखो, नॉट द एआई टूल, मैं ज़रा टूल को पहले डिस्क्राइब कर दूं। श्योर श्योर, लेट्स टॉक लाइक दिस, के पहले मैं एआई का पॉजिटिव साइड बता दूं। ठीक है। ठीक है, अगर आप एआई को एज अ पॉजिटिव टूल इस्तेमाल करें, जो कि हमने किया हुआ है, हमारी जो फैक्ट्री है, ये टेक्नोलॉजी हमें Xiaomi ने ट्रांसफ़र की है। Xiaomi ने क्या किया, Xiaomi ने जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्टफोन की लाइन जो डिज़ाइन करी, तो उन्होंने लाइन इस तरह से डिज़ाइन करी कि वो एआई बेस्ड लाइन रही। एआई जब मैं कहता हूँ तो पॉजिटिव साइड ऑफ एआई इज़ व्हाट, कि क्योंकि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्टफोन देयर वर लाइक थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट विच यू रिक्वायर्ड टू डू इन ऑर्डर टू वैलिडेट इट। तो जो मेरी फैक्ट्री के अंदर इस वक्त सिस्टम लगा हुआ है, जो एयरलिंक के अंदर सिस्टम लगा हुआ है, उसमें 95% ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ प्रोडक्शन processes and quality validation is either being done by the system or by the machine, okay, not by a person. So person dependency इस पूरे सिस्टम के अंदर सिर्फ इतनी है कि उस बच्ची ने फ़ोन को एक जगह से उठा के मशीन में लगाना है, और फिर मशीन ने प्रोसेस करके बताना है पास या फेल। ओके, पास है तो उसने निकालना है, लाइन पर रख देना है, वो अगले स्टेशन पे जाएगा। और ये जो पूरी लाइन जो मेरी है, ये प्रीसीडेंस डायग्राम के ऊपर बेस कर रही है। इंफॉर्मेशन ऑफ फ्लो जो है वो स्टेशन टू स्टेशन फ्लो करता है, और अगर फ़र्ज़ करें स्टेशन नंबर 7 पे कोई काम गलत डिटेक्ट हुआ है, तो आप कुछ भी कर लें, वो स्टेशन नंबर 8 पे फ़ोन नहीं जा सकता। तो वो क्या उसको वापस भेज देता है या? सर, वो सिस्टम ये है कि आप फिर वो लाइन से उठ जाके वो अलग रख दिया जाता है, और फिर वो लैब में जाता है। ठीक है, और फिर वहाँ से वो दोबारा से चेक होता है कि क्या प्रॉब्लम है, फिर 0 से स्टार्ट होता है। ओके ओके। तो ये जो सिस्टम है ना, इस तरह से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपका है, ये दुनिया के अंदर कहलाते हैं इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड 4 एंड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड 5, जहाँ पर जो आपकी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री आपकी इस तरह से है कि प्रोसेसेस वर्सेस सराउंडिंग्स, एवरीथिंग इज सिंक्ड, everything is linked with the MES system। आपका जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसके साथ लिंक होती है, और डिसीजन मेकिंग सारी वहीं की वहीं होती है। तो हमारी जो फैक्ट्री है वो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड 5 से भी ऊपर है। जो आजकल की नई टेक्नोलॉजी आई है विच इज़ कॉल्ड डिजिटल ट्विन। डिजिटल ट्विन, ओके। तो डिजिटल ट्विन Xiaomi, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना कि बहुत एडवांस काम करते हैं ये लोग, और ये लोग ग्लोबल नंबर 3 ब्रांड भी हैं। बिल्कुल। तो वो डिजिटल ट्विन में आपका जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है थ्रू योर आईटी सिस्टम हैज़ टू बी प्रोसेस, हैज़ टू बी कंट्रोल्ड, हैज़ टू बी चेक्ड, एंड द डिसीजन मेकिंग इज टू बी डन बाय द सिस्टम।
सो ह्यूमन इंटरेक्शन ना होने के बराबर है, उसका काम सिर्फ इतना ही रहता है। तो एआई को जब हम एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो नाउ यू कैन सी इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मुझे वैलिडेशन करनी है ना। दिमाग ने वो सिस्टम बना दिया, बिल्कुल, दिमाग ने बता दिया कि यार सिस्टम ऐसा होगा, उसका फ्लो ऐसा होगा, ये चीज़ पे ये टेस्ट होंगे। अब वो टेस्ट ह्यूमन बीइंग से करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो आपने क्या करा, उस टूल को यूज़ करा कि यार ये सेट ऑफ डाटा, इस डाटा को प्रोसेस करो और फिर इसी में से आप इसकी रेंज डिफाइन करो और मुझे बताओ कि विद इन द रेंज है तो पास है, आउट ऑफ द रेंज है तो पास नहीं है। ठीक है। तो एआई को आप पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एआई की बात। जी जी। अब आ जाए टूल के, टूल के फायदे क्या हैं और टूल के नुकसान क्या हैं। मैं इसमें ना अपनी एग्जांपल दूंगा, और ये बात भी मैंने पहले बोली है, मैं दोबारा से शायद बोल दूं कि जब मैं मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो रही थी तो उस ज़माने में टूल आया था ऑटोकैड। ऑटोकैड, ओके। अच्छा, वो जो ऑटोकैड था वो दैट इज़ द डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर जहाँ पर आप जो ड्राइंग बनाते थे और जो कंपोनेंट्स के मेल फीमेल पार्ट्स होते हैं उनकी टॉलरेंसेज, उनकी सारी चीज़ें, तो यू कैन एक्चुअली डेवलप अ मशीन ऑन ऑटोकैड। ओके। तो दैट्स अ काइंड ऑफ उससे पहले आप जो है ना, वो आपके पास एक बोर्ड होता था, सेट स्क्वायर होते थे, आप वो ड्राइंग सारी मैनुअली बना रहे होते थे। तो इट्स अ टूल व्हेन इट कम्स। तो हमने भी वो टूल सीखा, यूनिवर्सिटी ने हमें सिखाया, और जब हम पास आउट होने के वक्त पे आए तो 2 नौकरियां ऑफर हुई। एक नौकरी थी 4,870 की जो कि डॉलर्स में थी एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर, और एक नौकरी थी 40,000 रुपये की जो थी ऑटोकैड ऑपरेटर। ठीक है, तो मैं, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मेरे गुरु जो हैं, मेंटोर जो हैं, जिनसे मैं हमेशा एडवाइस लेता हूँ, हर चीज़ की एडवाइस लेता था, तो मैं उनके पास गया और उन्होंने जो वो 40,000 वाली नौकरी फाड़ के फेंक दी। अब उस वक्त जब आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, बसों में ट्रैवल करते हैं, आप कहते हैं यार होंडा CD70 मिल जाती, पहली तनख्वाह में मिल जाती। उस ज़माने में 20,000 रुपये की होंडा CD70 आती थी। तो हमने कहा यार ये क्या किया। तो उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने बोला बेटा लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म काम करना चाहते हो। अब ये जो मैं आपको एडवाइस बता रहा हूँ ये सारी जनजी के लिए है। बिल्कुल, ये सारी जनजी के लिए है। आप डिफरेंस ऑफ सैलरी बैक इन 1994 की बात कर रहा हूँ मैं, तो बड़ा डिफरेंस था। उन्होंने कहा कि अगर जो तुमने पढ़ा है उस फील्ड में रहो, उसमें एक्सेल करो, उसमें अपना लोहा मनवाओ, अपने आप को प्रूफ करो। तुम इधर जाओगे, जो 4 साल तुमने पढ़ा है वो चला गया कचरे में, बिकॉज तुम एक टूल पे आ गए। बिल्कुल। अब ये टूल तुम इस्तेमाल करोगे, कल इसका नया वर्जन आ जाएगा, कल उसका पुराना वर्जन आ जाएगा, फिर उसके बाद एक नया टूल आ जाएगा, तुम तो बेकार हो गए। लिमिट 5 साल के बाद तुमने अपने आप को लिमिट कर लिया, और 5 साल तुम डिग्री से आउट रहे, जो पढ़ा था, तो उसके बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तो वो बात उनकी ऐसी क्लिक हुई, देन आई डिसाइडेड कि यार नहीं, ये कोई बात नहीं, 4,870 की नौकरी शुरू करेंगे और अपना लोहा मनवाएंगे। आई स्टार्टेड डूइंग इट। तो ये जो जल्दबाजी है ना, और ये जो पैसे के पीछे भागने वाले डिसीजंस हैं, अगर तो हमारे, मैं अपने इंस्टीट्यूट्स को एक यहाँ पर एडवाइस करूँगा, प्लीज़ हर इंस्टीट्यूट के अंदर डू हैव काउंसलर्स। बच्चों को बताएं कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे बसर करनी है। बच्चों को बताएं कि यार तुम्हारा एप्टीट्यूड बेटा आर्ट्स की तरफ है, तुम्हारा एप्टीट्यूड म्यूज़िक की तरफ है, तुम्हें ज़रूरी नहीं इंजीनियर बनो, तुम बिल्डिंग गिराओगे बाद में जाके, बिल्कुल तुम फेलियर्स करोगे। एप्टीट्यूड नहीं है ना, जिस चीज़ में एप्टीट्यूड है, जब आप उसको उस चीज़ के अंदर यूज़ करोगे, ही कैन डू वंडर्स। बट सर यहाँ पे हमारे पेरेंट्स भी तो बहुत फोर्स करते हैं ना। हाँ। वो बहुत अब नहीं है यार, आई एम सॉरी, अब नहीं सर। हमारे ज़माने में बड़ा फोर्स था, इंजीनियर डॉक्टर ही बनना है, उसके अलावा जो है ना फिर वो मैकेनिक की दुकान पे बिठा देंगे। और सर ये मैं सुनता आया हूँ। अब नहीं है यार, हमारे तो भाई देखो, बात ये कि हम उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं जहाँ पर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जहाँ हम अपने वालिदैन के आगे बोल नहीं सकते थे, और आज हम अपने बच्चों के आगे नहीं बोल सकते। ठीक है ना, फैक्ट ऑफ लाइफ है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं तो सच बात करता हूँ, फैक्ट यही है। मगर इसमें ये नहीं है कि हमें कोई रिस्पेक्ट का आंसर कम है, नहीं है, क्योंकि यार अब जो बच्चे हैं ना वो हमसे कई ज़्यादा काबिल हो गए हैं, बिकॉज ऑफ द सो मच इनफ्लो ऑफ नॉलेज इन द फ्रॉम द इंटरनेट और सिस्टम,
तो वो अब समझते हैं कि जी हमारे लिए ये चीज़ बेहतर है, कर लें। मैंने अपने बच्चों में ये इन्फ्लुएंस नहीं किया कि नहीं बेटा ये पढ़ो। मैंने कहा यार जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो तुम्हें लगता है तुम वो करो, ताकि तुम आगे चलो। वो सोच जो हमारी दौर की थी कि नहीं इंजीनियर डॉक्टर वाली, वो अब सोच नहीं है। आप देखें ना, देयर आर नाउ मल्टीपल फील्ड्स नाउ, इवॉल्व हो रहा है, लोग इवॉल्व हो रहे हैं। तो ये तो आगे चलता रहेगा इस तरह से। लेकिन सर कुछ इस तरह के मैंने, क्योंकि मेरे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है, मतलब मैंने देखी है अपनी जिंदगी के अंदर, कुछ ऐसे पेरेंट्स मैंने देखे हैं आज भी जो कि अभी भी उसी जमाने में है, और वो सर जो अपने बच्चे हैं ना, वो उनको आगे नहीं बढ़ने देते उनकी मर्जी से। वो कहते हैं नहीं जो हम कह रहे हैं आपने वो ही करना है, और वो बच्चे भी वो ही करते हैं फिर कि ठीक है आप कह रहे हैं तो आई हम कर टोटली लेते हैं। एग्री, वो पेरेंट्स गलत है, सॉरी। मगर ये उनको एहसास नहीं ना होता कि वो अपने बच्चे का फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। आपको ज़माने के साथ चलना पड़ेगा, बिल्कुल चलना पड़ेगा, ज़माने के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। बहुत ज़रूरी है सोच, आपकी जो सोच है ना ये बदलना पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी चीज़ें सही करता हूँ, मैं भी 10,000 गलतियाँ करता हूँ, पर एक अच्छा इंसान, एक वाइज इंसान वो होता है जो माने कि मैंने गलती करी है, ताकि वो गलती दोबारा ना हो। मेरा नहीं ख्याल कि आजकल जितने बच्चे हैं वो किसी की सुनते होंगे। वो अच्छे बच्चे हैं, वो बुरे बच्चे नहीं हैं। देखो आप उनको ब्लेम ना करो ना, वो इस सिस्टम का हिस्सा हैं। आज का सिस्टम ये है, एक भाग दौड़ चली हुई है यार। सही है। कंपटीशन बढ़ गया है, पहले कंपटीशन कम था, तो वो बेचारे अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहे हैं ना, ये कोशिश वो कोशिश ये कोशिश, पर वो अपने साथ में ज्यादती कर रहे हैं। जो मैं कहता हूँ कि यार कोशिश जरूर करो मगर कुछ सीखो भी तो अपने अंदर। जो मैंने पहले भी हमने अभी बात करी 40 साल वाली, जी जी, कि वहाँ जाके फेलियर क्यों हो जाता है, तो मैंने पहले भी ये बात करी, फेलियर इसलिए हो जाता है कि मैंने अपने आप को डेवलप ही नहीं करा, मैंने अपनी स्किल्स को डेवलप ही नहीं करा, मैंने कोई ट्रेड सीखा ही नहीं, मैं किसी ट्रेड में मास्टर ही नहीं हुआ। तो जब मैं कहीं जाके 40 के बाद इंटरव्यू में बैठता हूँ तो वो कहते हैं आपको ये काम आता है? हाँ सर मुझे आता है। जब वो उसके थोड़े से एडवांस सवाल करते हैं, वहाँ आप बोल्ड हो जाते हो। सही है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है आपको। तो यार सीखो, कोई बात नहीं, मतलब आजकल का माहौल फास्ट है, आप फास्ट रहो वरना आप पीछे रह जाओगे। आप पीछे रह जाओगे, इसमें कोई गलत बात नहीं, पर आप अपने बारे में भी तो सोचो ना कि यार मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ बनना है। अच्छा सर, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। वैसे तो अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि स्टॉक मार्केट अपनी पीक पे है। हम आए दिन न्यूज़ के अंदर भी देख रहे होते हैं कि इतने यूनिट्स का इजाफा और ये वो, मगर वो सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा ऐसा। आपका कहना ये है कि पाकिस्तान की इकानमी जो है वो बेहतर हो रही है या बुरी हो रही है? सर दिखा तो यही रहे हैं कि बेहतर हो रही है, लेकिन हमारे सामने क्या है, अमली नमूना। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, स्टॉक मार्केट इतनी हैवीली मैनिपुलेटेड नहीं हो सकती। जो स्टॉक्स के रूल्स हैं वो ये है कि कोई इन्वेस्टमेंट तो आ रही है ना, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, तो वो ट्रेंड आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हो, बट इतना मैसिव नहीं कर सकते। असल बात यह है कि मुल्क हमारा सही डगर पे जा रहा है या नहीं जा रहा, तो उसका जवाब ये है कि यस वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अब इसका सवाल का जवाब, लेट्स डू द कंपैरिजन। ओके, हम 21 से 23 के सालों में कहाँ थे? हम एक कोलैप्स ऑफ इकोनॉमी की तरफ थे। We were at the आई verge। थिंक कि कोई नहीं इस बात से को डिनाई करेगा कि उस वक्त क्या हालात थे। बिल्कुल। क्या वो हालात आज हैं? नहीं। तो इसका मतलब समथिंग इज बेटर इन दिस कंट्री। ठीक है, हम अभी उस पर नहीं बात कर रहे कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा, बट समथिंग इज बेटर देन, समथिंग इज गुड हैपनिंग इन दिस कंट्री। और वो गुड हैपनिंग के अंदर शायद 2 डिसीजन गलत भी हों। देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हर डिसीजन आपका सही हो, पर अगर आपके 90% डिसीजन सही हैं तो दैट वुड बी अ गुड थिंग। पाकिस्तान के अंदर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अगले 2 सालों में इंशाअल्लाह ताला चीज़ें इस तरह से चेंज होने जा रही हैं, क्योंकि जो काम अभी हो रहे हैं ना वो मटीरियलाइज हो जाएंगे जी, तो आप बहुत अच्छी इकोनॉमिक पोजीशन पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। देखें,
अगर तो मैं अभी बात करूं कि जो ये जंग वाला सिनेरियो हुआ है, तो इस सिनेरियो से पाकिस्तान को एक बूस्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ कि यार पाकिस्तान इज स्ट्रांग या इन देयर आर्म फोर्सेस। एक मैसेज गया दुनिया इनको बेवकूफ़ नहीं समझो। बिल्कुल। जब ये मैसेज गया है तो जो वेस्ट आपके साथ कनेक्टेड है उनका भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जो इन्वेस्टर्स आपके साथ कनेक्टेड हैं, जो आपकी मार्केट को देख रहे होते हैं, उनका भी बढ़ा है कि नहीं यार इनकी स्टेबिलिटी आ रही है, दे आर नॉट वीक। ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग गया है और आप देखें कि उसके बाद से आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये तो एक स्टॉक है। कुछ काम आपके यहाँ ऐसे हो रहे हैं जिनसे मैंने आपसे कहा ना कि 2 साल के बाद बहुत अच्छी न्यूज़ आनी है। उसके अंदर माइनिंग सेक्टर इज़ परफॉर्मिंग वेरी गुड। ओके। हम अपने जो एक सूबा है बलूचिस्तान, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से, आपको बल्कि एक बात बताऊं, पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हु हैज़ न्यूमरस नेचुरल रिसोर्सेज नो कंट्री हैज़। दुनिया के मतलब यूरोप में चले जाएं आप, उधर हाईएस्ट पीक 6,800 फीट स्क्वायर, 6,800 फीट है। पाकिस्तान में वो 6,000 वाली कोई 80 पीक्स हैं, जिनको हम पहाड़ियाँ कहते हैं। जी, पहाड़ नहीं कहते, जिनको हम पहाड़ियाँ कहते हैं वो दुनिया के अंदर पहाड़ हैं और हम उसको नहीं कहते। फिर हमारे पास रिजर्व ऑफ गोल्ड, रिजर्व ऑफ कॉपर, बलूचिस्तान इज फिल्ड। आप मुझे एक बात बताएं, चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन बलूचिस्तान, across the river it's Oman, सऊदी अरेबिया, ईरान, यार वहाँ ऑयल है, यहाँ क्यों नहीं है? एग्जैक्टली। जबकि ये डिप्रेशन में है, लो प्रेशर एरिया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमें नहीं निकालने दिया, निकालने नहीं देते सर। वहां पर तो वैसे भी थोड़ा प्रॉक्सी माहौल है, प्रॉक्सी वॉर्स और ये सारी चीज़ें हैं ना। क्यों हैं? मैं लॉजिक पे बात कर रहा हूँ। क्यों ये माहौल बलूचिस्तान का बनाया हुआ है? इसीलिए बनाया हुआ है ना कि आप वहाँ पर कुछ सुकून से ना कर सकें। तो अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं बॉस, वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। एंड ऑफ कोर्स देखो यार, वाइज डिसीजन क्या होता है कि अगर आप ये फील करते हो कि आपके पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो अपने किसी दोस्त से मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा ही है। तो अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक करेक्शंस हो रही हैं, उसमें कुछ गलत भी होंगे। मैं देखिए, मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, और करना भी नहीं, हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। एज फार एज एंड रिजल्ट हमें क्या नज़र आ रहा है कि यार हमारी ज़िंदगियाँ एक सुकून में चल रही हैं, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, पाकिस्तान एक्सेल कर रहा है, तभी हमें सुकून है। हमारे आर्म फोर्सेस परफॉर्म कर रहे हैं, तभी हम रात को सुकून से सो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना? तो वो चीज़ें देखो जो इकोनॉमिक बैरोमीटर्स हैं। अभी डिटेल में जाके आपको नहीं समझ में आनी बहुत सारी चीज़ें। लेट देम डू देयर जॉब। कुछ सही भी होंगी, कुछ गलत भी होंगी, कुछ आपके पुराने गलत डिसीजन उसको करेक्शन है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम किसी को टाइम नहीं देते करेक्शन का, और हम कहते हैं सब कुछ ही ठीक हो, हालांकि सब कुछ नहीं ठीक हो सकता है ना यार। होता है, गलत फैसले हमारे होंगे, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें होंगी। मगर इस वक्त मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कह दूं, पाकिस्तान इज गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो 2 साल के बाद आप देखेंगे कि इकोनॉमिक सिचुएशंस जो हैं बहुत रैपिडली चेंज हो जाएंगी और बहुत बेहतरी आएगी। सर, अपनी पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। अब आपका भी काफ़ी ज़्यादा वक्त हमने ले लिया। नहीं वो सर, अल्लाह करे लोगों को इसमें से कुछ आउटटेक मिले। आमीन। खैर सर, आते हुए भी अंदर हमने बाहर एक बड़ी खूबसूरत और शानदार किस्म की सर दिल लुभा देने वाली गाड़ी देखी, MI की, Xiaomi। तो Xiaomi फोन्स बनाते बनाते गाड़ियां बनाने लग गया सर। बहुत खूबसूरत गाड़ी है। तो मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया था, मैं अब दोबारा इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स को, हमारी ऑडियंस को भी पता चले। तो ये गाड़ी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक कार है ये गालिबन 100% इलेक्ट्रिक। तो हम और भी बड़े ब्रांड्स देखते हैं रोड के ऊपर, खैर नाम नहीं मैं उनके लेता, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के, तो ये हमें नज़र नहीं आती। हालांकि तो है भी बड़ी खूबसूरत और बड़ी स्पोर्टी लुक है।
अच्छा, असल में देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि Xiaomi जो है ना एक ग्लोबल प्लेयर है और उनके किसी भी प्रोडक्ट के पीछे एक बड़ी हैवी रिसर्च होती है। और ये गाड़ी उन्होंने अभी कोई 1.5 साल पहले लॉन्च करी थी और इसका रिस्पांस बड़ा मैसिव रहा इन चाइना। इन्होंने अब इसका एक और SUV वर्जन लॉन्च किया है सम 15 डेज बैक, जिसको U7 कहते हैं, YU7 के नाम से। और आपको सुन के ये हैरानगी होगी कि जब वो गाड़ी लॉन्च हुई तो 3 मिनट के अंदर 200,000 यूनिट्स बुक हो गए। माय गॉड। सो बिकॉज दिस इज़ अ टेक्नोलॉजिकल कंपनी और वो बना रहे हैं। ये गाड़ी पाकिस्तान में इंशाल्लाह जल्द देखेंगे, एज सुन एज दे आर वर्किंग ऑन द राइट हैंड साइड configuration for international market. Right now this is the left hand side. चाइना, उन्होंने अभी चाइना मार्केट के लिए शुरू किया था और ऑटोमोबाइल के अंदर इस वक्त वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन गई है चाइना के अंदर, जो उनका एक पेस है। तो वो अभी तो चाइना को आपको पता है इतनी बड़ी मार्केट है, वो पहले अपनी चाइना की मार्केट को पूरा करेंगे और साथ साथ अब वो इंटरनेशनल वर्जन बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अनकरीब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पे आप इसको देखेंगे। और मेरा अपना ख्याल है कि जो लोग पोर्शे इस्तेमाल करते हैं वो तो डेफिनेटली जो प्राइस डिफरेंस होगा तो इस पे आ जाएंगे, बिकॉज इट लुक्स लाइक फ्रॉम आउटसाइड इट लुक लाइक अ पोर्शे टाइकान। इट लुक्स वेरी प्रिटी। और अंदर फीचर बहुत हैं, बहुत मैसिव। इसकी रेंज कोई 750 किलोमीटर है एक चार्ज के ऊपर। इसकी जो एक्सेलरेशन स्पीड है वो 0 to 100 किलोमीटर इन जस्ट 2.7 सेकेंड्स। तो मैसिव, बहुत अच्छी गाड़ी है। यस, इंशाल्लाह पाकिस्तान में हम ही लोग लेकर आएंगे, एयरलिंक लेकर आएगा इसको इंशाल्लाह। और बस इसका वी आर जस्ट वेटिंग कि उनकी R&D कंप्लीट हो, राइट हैंड साइड वर्जन आ जाए, पाकिस्तान में विल लॉन्च इट ओके एज सून एज पॉसिबल। सर, हमारा कोई भी गेस्ट हमारे पास जब भी पॉडकास्ट हम उनके साथ करते हैं तो एंड पे पॉडकास्ट के बिल्कुल हम उनसे कहते हैं कि आप हमारी यूथ को मोटिवेट करने के लिए, वैसे तो आपने बहुत सारी बातें ऐसी की हैं, तो कोई एक छोटा सा मैसेज आप प्लीज़ हमारी यूथ को इस कैमरे में देख कर दीजिएगा ताकि वो कुछ सीख पाएँ आपसे, अगर अभी तक भी नहीं सीखे। यार वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। हमें असल में शौक है लोगों को क्रिटिसाइज करना, बुलाना, उनका अपना सिस्टम है। मैं सिर्फ उनको एक ही मैसेज दूंगा और वो ये है कि पॉजिटिव सोचो, थिंक पॉजिटिव, अपनी ज़िंदगियों से नेगेटिविटी को निकाल दें। बिकॉज द मोमेंट आपके ब्रेन में एक नेगेटिव बात आती है तो आपका ब्रेन कुछ इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि वो फर्दर जो उसके वे फॉरवर्ड्स और एक्शंस होते हैं ना, वो सारे नेगेटिव शुरू कर देते हैं। और वहाँ पर अगर कोई आपका एक अच्छा दोस्त है, कोई आपका मेंटोर है जो आपको उस वक्त रोक के पॉजिटिव बात करता है, तो फिर आपका ब्रेन जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ आ जाता है। तो मैं कहूँगा प्लीज़ थिंक पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव थिंकिंग पेज। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, इट वॉज एन ऑनर और बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला आपसे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी दोबारा आपके साथ हम पॉडकास्ट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू बीइंग विद यू सर, जज़ाकल्लाह सर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इंशाल्लाह ताला आपसे अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होती है। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम गेस्ट रिकमेंडेशंस ले रहे हैं तो हम किस गेस्ट को अब नेक्स्ट बुलाएं अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर से। सो स्टे कनेक्टेड और अल्लाह हाफिज़।